हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आप इसको रिवाइज नहीं किए तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। मैं 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूं, हो सकता है 50 मिनट भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक एल्डिहाइड के लिए क्या हो सकता है? आईयूपीएसी नाम पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आईयूपीएसी नाम से क्या होगा? तो एल्डिहाइड के लिए हम जब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, आईयूपीएसी, तो उसमें क्या करते हैं? एल्केन। ठीक है, एल्केन से क्या हटाते हैं? ई। क्या जोड़ते हैं? अल। तो क्या हो जाता है? एल्केनल। क्या हो जाता है? एल्केनल। अब एल्क का मतलब कार्बन की संख्या रहेगा। कार्बन की संख्या मान लीजिए 1 है, तो क्या लिखते हैं? मेथ। और लास्ट में क्या लगाएंगे? ई हटाकर अल, तो मेथेनल। तो जैसे मेथेनल में क्या हो जाएगा? CH3, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर H, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इस तरह से यहां पर CH3 दो कार्बन हो गया, तो क्या बोलेंगे? दो कार्बन के लिए एथ, एथ AN। ठीक है, ई हटा के क्या लग गया? अल, एथेनल। इस तरह से आईयूपीएसी नाम जितना भी ब्रांचेज हो जाएगा या कोई मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा, उस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के ऊपर है। जो प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना आईयूपीएसी नाम आता है। प्रैक्टिस छूट जाएगा, आईयूपीएसी नाम भूल जाएगा। तो ये आईयूपीएसी नाम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे कीटोन से है, कार्बोक्सिलिक से, तीनों में से आईयूपीएसी नाम आ सकता है। हर एक चैप्टर से आईयूपीएसी नाम आ सकता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जो कि एल्डिहाइड को बनाने की विधियां हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था एल्डिहाइड बनाने की विधियां, जो खास खास विधियां थी। जैसे कौन कौन सी विधि? एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, और उसमें मैंने क्या बताया था? इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, क्लेमेंसन अपचयन द्वारा। ठीक है, तो ये जो नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने के, वो भी पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो बनाया, उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। यदि आप अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 1 महीना पहले बनाया था। आज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ठीक है, बनाने की विधि तो बता चुका हूं। आज उसके जो इंपॉर्टेंस रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस और खास रिएक्शन जो आ सकते हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो अगला रिएक्शन होगा क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन, क्लीमेंसन बहुत बार पूछा गया है, एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। क्लेमेंसन अपचयन, तो आप अपचयन जानते होंगे। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। इसका क्या होता है? जुड़ना। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ये नाम से जाना जा रहा है क्लीमेंसन और उल्फ किश्नर। दो अपचयन विधि है जिसमें एल्केन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन यदि क्लीमेंसन द्वारा करते हैं तो भी एल्केन, और उल्फ किश्नर द्वारा करते हैं तो भी एल्केन। लेकिन दोनों का जो लेने वाला अभिकर्मक एक बेसिक मीडियम, यानी क्षारीय माध्यम में होता है, एक अम्लीय माध्यम में। तो जो क्लीमेंसन है वो अम्लीय माध्यम में होता है। जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो क्लीमेंसन, और क्षारीय माध्यम में KOH या NaOH और एजाइड। आइए सर, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना होता है। तो उल्फ किश्नर में क्या होता है? बेसिक मीडियम में, और क्लेमेंसन में अम्लीय माध्यम में। तो क्लेमेंसन अपचयन हमें पढ़ना है पहले। तो क्लेमेंसन में एल्डिहाइड हो या कीटोन, जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, वहां पर से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन कहां से मिलता है? इससे। जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड सांद्र HCl रिएक्ट करके नवजात हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। कौन सा हाइड्रोजन? नवजात। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं? H स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये यहां पर दो हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? यहां पर बनाएगा RCH, और यहां दो डबल बॉन्ड हटा है ना, मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, यानी ये क्या बन गया? CH2 ग्रुप जुड़ बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये एल्केन बन जाता है। मतलब C डबल बॉन्ड O का हटना, O का हटना और दो हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन यहां पर जुड़कर ये अपचयित हो जाता है, तो क्या बन जाता है? एल्केन। ठीक है, चाहे कीटोन हो, ये एल्डिहाइड में लिया। अब कीटोन ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ R प्लस HCl, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, और यहाँ से नवजात हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक करके क्या बन जाता है? CH, और जो पहले से R लगा हुआ है लगा दीजिए। तो ये क्या है? एल्केन। सभी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बोनिल से क्या बन गया? एल्केन। क्यों बन गया? रिडक्शन से। किसके द्वारा?
कंसंट्रेट HCl और जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गया क्लीमेंसन, ये अम्लीय माध्यम में। अब क्षारीय माध्यम यानी बेसिक मीडियम में उल्फ किश्नर होता है एक, उसमें दो और इसके साथ चाहिए क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल और NH2 जिसको आप क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है, उल्फ किश्नर, कौन सा अपचयन, उल्फ किश्नर, उल्फ किश्नर, उल्फ किश्नर अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, सॉरी किश्नर, उल्फ किश्नर अपचयन, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन, तो हम C+O ले रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन। ये बेसिक मीडियम NaOH या KOH इन प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, CH3OH, CH3, सॉरी C स्ट्रक्चर ही बना दूं मैं, OH। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, इसके साथ 2, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और NH2, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप बताएंगे। NH2 क्या बोलते हैं आप, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन दोनों के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, HH। यहाँ भी क्या बन गया है, एल्केन, ठीक है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इन सबसे क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे H रखेंगे RH तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, दोनों तरफ R रखेंगे तो कीटोन। तो ये दो अभिक्रिया, ठीक है, ये दो अभिक्रिया अपचयन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एल्केन बनाने की विधि भी कर सकते हैं और उल्फ किश्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया अपचयन। अब आगे नहीं याद आ रहा है ना, NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, ठीक है ना। चलिए अगला है हेलोफार्म अभिक्रिया, अगला है हेलोफार्म अभिक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है, हेलोफार्म अभिक्रिया। और उसमें हेलोफार्म में ज़्यादातर पूछता है हेलोजन में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन में यदि आयोडीन है तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडोफार्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफार्म, Cl है तो क्लोरोफार्म, F है तो फ्लोरोफार्म। तो ज़्यादातर पूछा क्या है, आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, क्योंकि इसमें एक पीले कलर का उत्क्षेप बनता है और पेरेंट रिएक्टेंट से एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है ना, जो हेलोफार्म बन जाता है। तो उसको भी देख लीजिए आप, हेलोफार्म में क्या होता है, मैं मिटा दिया यहाँ पर, फिर से लिख दे रहा हूँ, हेलोफार्म। तो हेलोफार्म में किसके प्रेजेंस में होता है भाई, कोई एल्डिहाइड या कीटोन। कैसा एल्डिहाइड कीटोन याद रखना है, मेथाइलिन एल्डिहाइड या कीटोन, यानी जो C+O है उसके बगल में जो कार्बन है वो CH3 होना चाहिए, मेथिल कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा कुछ C+O है, इसके बगल में जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, CH3, ठीक है ना। चाहे वो एसीटोन ले लीजिए, एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में, NaOX, ठीक है। इसको NaOX के बजाय ऐसे लिखा जा सकता है NaOH प्लस X2। तो X2 यहाँ क्या है, यदि क्लोरीन है तो क्लोरोफार्म बनेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफार्म बनेगा और आयोडीन है तो आयोडोफार्म। तो इसके ये कंडीशन ले लिया जाए या ये कंडीशन, दोनों के मिक्स करने से NaOX सोडियम ऑक्साइड हैलाइड है, ठीक है ना, NaOX है, ठीक है। इसको ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से ये वाला कार्बन जो कार्बोनिल के बगल में मेथाइलिन कार्बन रहेगा, CH3 वाला कंडीशन, वो जाएगा किसमें बन जाएगा, CHX3 में। और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा वो साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, COO- यानी कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाएगा। यदि दो कार्बन के लिए हैं तो एक कार्बन हेलोफार्म में जाएगा, एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट साल्ट। यहाँ पर यदि Na लिए हैं तो यहाँ Na लिख सकते हैं, Na+, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाएगा ये, कार्बोक्सिलेट साल्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर यदि अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड, ठीक है। जैसा रहेगा प्रोडक्ट, जैसा रहेगा रिएक्टेंट वैसा रहेगा प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, जैसा आप रिएक्टेंट स्टार्टिंग में लिए हैं, यदि ऐसा कंडीशन लिए हैं तो ऐसा कंडीशन, यदि X की जगह पर क्या ले लिए हैं, मान लीजिए आप
आयोडीन ले लिए हैं, तो यहाँ पर X की जगह क्या आएगा, आयोडीन, यानी CH I3, तो ये बनेगा क्या, आयोडोफार्म। क्या बनेगा, आयोडोफार्म बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोफार्म। और यदि स्पेसिफिक एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके नाम पर। तो यहाँ पर पीले कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। याद रखना है इसमें अपने पेरेंट जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे एक कार्बन कम हो जाता है, तो चेन रिडक्शन रिएक्शन है ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर और हैलोफार्म, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई आने की संभावना प्रबल है। अगला है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत बार आप सुने हैं और आपको तैयार भी होगा, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन फिर भी रिवाइज तो कर रहे हैं तो बताना ही होगा। तो जो ध्यान रखने वाली बात है उसको सुनना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। एल्डोल, ठीक है, संघनन, इसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन को ही संघनन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तनु NaOH या KOH, ठीक है, की उपस्थिति में जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन है, ध्यान रखिए, अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, कार्बोनिल कार्बन के बगल में जो कार्बन उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना दें, C+O, यहाँ H, कार्बोनिल कार्बन हो गया, इससे बगल कार्बन है, ये अल्फा है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, डिटेल आप जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है। तो वो किसके प्रेजेंस में, NaOH या KOH के प्रेजेंस में कैसा होगा, तनु होगा। सांद्र जगह पर तनु यूज करिएगा, ध्यान रखिए। सांद्र कहाँ यूज होगा, कैनिजारो में। यहां पर क्या होगा, ये ऐसा संघनन होने के बाद क्या प्रोडक्ट देगा, एल्डिहाइड तो रहेगा ही रहेगा, बीटा पोजीशन पर 1 2 3, बीटा ये अल्फा है, कॉमन नेम अल्फा बीटा गामा है, और IUPAC नाम में 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन करना आप लिए हैं, 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिए हैं, तो 4 कार्बन का बनेगा। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पर क्या आएगा, OH, पहले एडक्ट बनेगा, पहले क्या बनेगा, एडक्ट, यानी इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एल्डिहाइड ऑल एल्कोहल दोनों समूह एक साथ है, तो यहाँ पर बन जाता है एल्डोल, ठीक है। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, लेकिन फर्दर इसमें से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। फर्दर क्या हो जाता है, बाद में इसके बाद इसमें से पानी निकल जाता है, यानी कंडेंस होकर पानी भी निकल जाता है, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से पानी निकलेगा, यहाँ से OH निकल गया जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, C 4 पहले कार्बन बनाइए, एल्डिहाइड तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों के बीच अल्फा और बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बनेगा लेकिन अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड आ गया। ये एक प्रोडक्ट जो बनेगा एडक्ट, पहले इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती उत्पाद, उसको बोलते हैं एल्डोल। फर्दर इसमें से पानी निकल जाता है और बन जाता है संघनित प्रोडक्ट, जिसमें असंतृप्त एल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है कि 2 एल्डिहाइड या समान हो या समान जुड़कर क्या बनाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि असमान भिन्न प्रकार के होंगे तो इसको क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि समान एल्डिहाइड है, समान प्रकार के एल्डिहाइड 2 मूल हैं, तो सिंपल एल्डोल संघनन बोलते हैं। यही चीज़ कीटोन भी देता है, तो वहाँ इसको कीटोल बोलते हैं, लेकिन इतना फेमस एल्डिहाइड होने की वजह से कीटोल को कीटोल ना करके उसमें उसको भी एल्डोल संघनन के अंतर्गत एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्डोल संघनन का। तो यहाँ याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे कैनिजारो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी असमानुपातन अभिक्रिया, ध्यान रखना है, असमानुपातन, जिसमें एक ऑक्सीकरण होता है मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। सही, हिंदी दोनों, इंग्लिश हिंदी में बोल दिया। ऑक्सीकरण और अपचयित होकर क्या बनाता है, एक ऑक्सीकृत होने वाला कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाएगा और अपचयित होने वाला अल्कोहल बनाएगा। जब आप अल्कोहल चैप्टर पढ़े होंगे या एल्डिहाइड का रासायनिक गुण ज़्यादा डिटेल पढ़े होंगे, तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है, अल्कोहल, और ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो ये घटना दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी असमानुपातन अभिक्रिया।
स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसको देखिए कैनिजारो, कैनिजारो में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो कैनिजारो, कैनिजारो, ठीक है। इसमें हमने याद रखने के लिए याद रख लिया, मतलब अपने समझने के लिए कैनी मतलब कंसंट्रेट, ठीक है, कैनी हमने अपने ट्रिक बना लिया है। तो जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक है, इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन नहीं रखा है, तो ये बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट NaOH या KOH की उपस्थिति में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से एक अणु क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, तो ये बनाएगा साल्ट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट प्लस 2 अपचयित होगा, वो क्या बनाएगा, मेथेनॉल CH3OH। तो जो अल्कोहल में जाएगा वो अपचयित होगा, यानी एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। किस में हो रहा है, कार्बोक्सिलिक साल्ट में हो रहा है। यदि यहाँ पर संयोग से आप गलती से लिख देते हैं फॉर्मिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर है कि ये लवण बनता है पहले, फिर जल अपघटन होने के बाद अम्ल में जाता है। यदि डायरेक्ट लिख देते हैं तो चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में प्रोसीजर होता है, फिर भी चल जाता है 12th लेवल पर, मैकेनिज्म तो पूछता नहीं है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसलिए बोलते हैं इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो एल्डिहाइड, वो कीटोन क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यानी कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होता है और एक मॉलिक्यूल अपचयित होता है, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक में। यदि बेंजल्डिहाइड लेंगे तो सेम NaOH या KOH, यहाँ पर कंसंट्रेट यूज करना है, तो ये बनाएगा, ध्यान रखना है कि बेंजल्डिहाइड से क्या बनेगा, बेंजोइक साल्ट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, और जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन से गलती से फिनॉल मत बना दीजिएगा, ये बेंजिल अल्कोहल बनेगा, यानी ये अल्कोहल है ना कि फिनॉल है, गलती हो जाता है बच्चों से, इसलिए मैं उस गलती को बता रहा हूँ कि आप रिपीट मत करिएगा। यानी फिनॉल नहीं बनना है, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर है, जब OH साइड चेन से जुड़ा है, सीधे एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा होता है, तब अल्कोहल होता है। यदि OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। तो ये क्या है, बेंजील अल्कोहल है, ठीक है, बेंजील अल्कोहल, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं एल्डाल कैनिजारो। अब इसके एप्लीकेशन में एक याद रखिएगा आप कि जो एल्डिहाइड है 40% फार्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड SCHO, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन क्या कहलाता है, फार्मलिन, जो क्या किसके लिए यूज होता है, बायो लैब में जीवों को संरक्षित करने के लिए, यानी जो स्पेसिमेन है बायो में, चाहे बॉटनी के हैं या जू मतलब एनिमल स्पेसिमेन है या प्लांट स्पेसिमेन है, उनको ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फार्मलिन का यूज करते हैं। और फार्मलिन में 40% क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, और 60% क्या होता है, पानी, इसको बोलते हैं फार्मेलिन, ठीक है, फार्मेलिन का यूज है प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव, जैसे नमक तेल अचार के लिए प्रिजर्वेटिव है, उस तरह से फार्मेलिन जो जीव हैं, मरे हैं या जिंदा हैं, उनको, हालांकि जिंदा तो रहेंगे नहीं, मर जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका प्रैक्टिकल या उसका टेस्ट करने के लिए, परीक्षण के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए फार्मेलिन का यूज करते हैं। वो एक नंबर का पूछ लेता है। और फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ होता है, बेकेलाइट बनाने में, ठीक है ना, बेकेलाइट, और मतलब पॉलीमर बनाने में, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड का यूज।
उसके अलावा कीटोन का जो एसीटोन का यूज है वो थिनर के रूप में होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का यूज होता है, जिसको नाम से मार्केट में उसका नाम क्या होता है, थिनर, उसमें एसीटोन यूज होता है, CH3CO CH3। तो ये एप्लीकेशंस पार्ट हो गए। और भी उसके एरोमेटिक पार्ट का क्या बनाया जाता है, कुछ सिंथेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन भी देख लीजिएगा। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक पार्ट में। कीटोन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, हाँ ये हेलोफॉर्म विक्रिया है उसी कीटोन से लेकर पूछ सकता है। हाँ, इसके कीटोन और एल्डिहाइड में अंतर पूछता है, जो मैंने आपको वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको अच्छे से देखिए, वो आ रहा है। एल्डिहाइड के कीटोन में अंतर आ रहा है, फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट आ रहा है। और उसके बनाने की विधि में मैंने 3 जो विधि था ना, खास कौन कौन से था, रोजेनमुंड, इटार्ड और एक और याद आ रहा है, RCN से किससे बनाते हैं, इटार्ड के बाद याद नहीं आ रहा है। देखिए इसी तरह से आपको भी नहीं याद आता होगा तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बनाने की विधि मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका बनाने की विधि, RCOH, एरोमेटिक हो या एलिफैटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एरोमेटिक बेंजोइक एसिड बनाने के लिए पूछता है कि जब इससे लगा हो क्या, कोई एल्किल ग्रुप हो, तो इसको किससे, KOH के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजोइक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोइक अम्ल। बस यहाँ याद रखना है कि इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी एल्किल जो बेंजीन है उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक एल्किल हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि इधर क्या है, H है, इधर H है, तो टॉल्यूइन है, तब भी देगा। यदि यहाँ CH3 हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तब भी देगा, ये देगा, यहाँ नहीं होगा। यदि तीनों तरफ क्या हो जाएगा, इस कार्बन से तीनों तरफ क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन यदि एल्किल बेंजीन कितना भी लंबा हो, CH2 मान लीजिए, CH2 CH2 CH2, कितना भी एल्किल बेंजीन क्या हो, बड़ा हो, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में क्या होगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाएगा। लेकिन यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं बनाएगा। तो ये बनाने की विधि में ध्यान रखना है, किससे, एल्किल बेंजीन से KOH की उपस्थिति में अब रिएक्शन कराने पर बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। और एलिफैटिक कैसे बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। KMnO4 को कंसंट्रेट SH4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दीजिए, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। और भी एल्डिहाइड से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके विधि बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन हाँ इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, अम्लीय गुण पूछता है, अम्लीय गुण का क्रम पूछता है, उसको जरूर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो आ रहा है। कैसे आ रहा है बता रहा हूँ एग्जाम्पल दिखाकर, ठीक है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, अम्ल है, ये सिद्ध करने को नहीं आता, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी इसमें नाम में क्या है, अम्ल है। लेकिन ये इसके अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम पूछता है, ठीक है। वो कैसे पूछता है उसको देखिए कि R जो है एल्किल ग्रुप में हम कार्बन को बदल रहे हैं, ये COOH है, यानी इसमें H, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर H है, ये है प्रोपोनो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है। अब यहाँ पर दूसरा है CH3, इसी को शॉर्ट कर लेगा, CH3 CH2 COO, ये भी ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ का H हटाकर हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया तीसरे पोजीशन पर, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड, यह क्या है, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड है। तो 3 क्लोरो, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाता है, HD कैरेक्टर क्या हो जाएगा, HD कैरेक्टर बढ़ जाएगा। देखिए 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, दूसरा संख्या बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नज़दीक हो जाएगा तो पोजीशन, यानी पोजीशन
दूरी पोजीशन हो गया, नंबर हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव की संख्या हो गया। तो ये 3 फैक्टर को देखकर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम अम्लीयता को क्रम बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरे पोजीशन पे, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, चाहे वो 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन को। उसमें हमें क्या देखना, विद्युत ऋणात्मकता तो लगा है जिसमें उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक हो गया एग्जाम्पल, ऐसे पूछेगा इन दोनों में किसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा है, ऐसे पूछ, पेयर देगा, युग्म देगा जिसमें बताना होगा। तो ये मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है, तो बी की अम्लीय प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से H को निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि इसके साथ यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG जुड़ा होगा तो ये अम्लीय प्रवृत्ति को एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, एसिडिक करैक्टर को घटा देगा, ठीक है। EDG कार्बोक्सिलिक एसिड से H को निकलने की कैपेसिटी घटा देते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति घट जाती है। EWG एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जिसमें लगा होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए ये 4 कार्बन है, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 2 क्लोरीन, इधर 1 क्लोरीन लगा है और इधर वाले में 2 क्लोरीन लगा है, यानी 2 हाइड्रोजन हट के 2 क्लोरीन लगा है या 2 फ्लोरीन लगा है। तो ये देखिए इसकी संख्या कितनी है, इधर 1 इधर 2, तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह ज़्यादा है। 2 तरह का क्वेश्चन हुआ। तीसरा तरह का क्वेश्चन ये नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यदि इसमें जो क्लोरीन है 1 2 3 4, चौथे जगह पर क्लोरीन लगा है, चौथे पोजीशन पर, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूरी पर है, जबकि यहाँ पर देखिए COO 4 कार्बन ही होना चाहिए, सब में कार्बन की संख्या बराबर हो तब। अब यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन दूसरे कार्बन पर लगा है, तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या बराबर है, लेकिन दूरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या है, ये पास में है, 1 2 पर है, ये कहाँ है, 1 2 3 4 पर है, तो 4 वाला दूर है तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि 2 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H जल्दी निकलेगा। तो इस 3 तरह से हो गया, ठीक है। और संख्या हो गया, इसमें क्या है 2 संख्या, इसमें क्या है हो गया विद्युत ऋणात्मक तत्व लगा है कि नहीं लगा है। तो 3 तरह से क्वेश्चन, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। समझ में आया बात, नहीं आया NCERT में अच्छे से दिखा है एग्जाम्पल में, उसको देख लीजिएगा नहीं समझ में आया तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, Ka और Kb के रूप में क्षारीय अम्लीय भी पूछ लेता है, तो Ka और pKa, यदि क्षारीय होगा तो pKb pKa, ठीक है। Kb और Ka समझ रहे हैं, जो 11th में आप अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़े होंगे, तो Ka एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, pKa उसी का लॉगरिथम फॉर्म है। जैसे pH आयन की सांद्रता को आप क्या लिख सकते हैं, pH, तो ये क्या है, लॉगरिथम फॉर्म है। तो इस तरह से Ka क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, तो ये P वर्ड लग गया तो ये लॉगरिथम, लॉग लघु गुणक रूप है। उस तरह से यहाँ pKb, जैसे OH माइनस, तो POH, H आयन की सांद्रता को pH और OH आयन की सांद्रता को POH, पढ़े हैं ना 11th में, याद आ रहा है। उसी के द्वारा है K और PK के टर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बताना है, अम्लीय प्रवृत्ति बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो याद रखना क्या है, कभी कभी ये भी दे देता है, तो हम ये एमीन वाले चैप्टर में जब क्षार बताएंगे तो वहाँ इसी का ठीक उल्टा वहाँ होगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। K जितना ज़्यादा होगा अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति मतलब करैक्टर, उतना ही ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा। pKa जितना कम होगा उतना ही अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। देखिए Ka के रूप में देख रहे हैं तो ज़्यादा है तो ज़्यादा अम्लीय, और Pk के टर्म में देख रहे हैं, Pk उल्टा एंटी लॉग मतलब लॉग रूप है, तो जितना कम होगा उतना अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। अभी एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए COOH, यहाँ मान लीजिए फार्मिक एसिड है, यहाँ क्या है एस्टिक एसिड है CH3COOH, यहाँ क्या है प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। 3 एसिड है ABC, मैं एग्जांपल लिया हूँ, आपको कुछ ABCD कुछ भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में Ka का वैल्यू दे सकता है या Pk के वैल्यू में। तो यदि मान लीजिए pKa दिया है 0.5, इसके लिए Pk का वैल्यू दिया है 0.7,
इसके लिए दिया है, हमें एक काल्पनिक नंबर मान दे रहा हूँ, काल्पनिक, ठीक है। इसके लिए pK का वैल्यू दिया है 0.8, ठीक है। तो इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है? यदि मान लीजिए आपको संरचना नहीं दिया है, ये दे दिया है तो pK वैल्यू दिया है, तो जिसका वैल्यू यहाँ जितना कम, pK का वैल्यू क्या देखना, जितना कम उसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा, तो फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मान कितना है 0.5, इसका मान 0.7, इसका मान 0.8, तो इससे ज्यादा ये है, और इन दोनों में कौन ज्यादा है, एसिटिक एसिड। तो ये क्रम हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का क्रम। यदि पूछेगा pK ए के टर्म में दिया है, मैं फिर से बता दूं, संरचना नहीं दिया है, ABC दे दिया है कि 3 एसिड है जिनके pK ए वैल्यू ये है, तो किसका अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा है, या उनको क्रम में लिखिए, तो जिसका pK ए मान जितना कम रहेगा वो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा। इस बात को समझ गए ना? तो उस तरह से क्रम में लगा लीजिएगा, ठीक है। और K दे दिया टर्म में, मान लीजिए Ka दे दिया है इसका 10, इसका Ka दे दिया है 8, इसका दे दिया है Ka 5, तो आप बताइए। तो देखिए Ka के टर्म में क्या है, 10 दिया है, तो सबसे ज्यादा वाला देखेंगे, और pK के वैल्यू में क्या टर्म में दिया, कम देखेंगे। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, pKa के। ये टर्म याद रखिए, Ka ज्यादा रहेगा तो pK कम रहेगा, ठीक है। तो अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, तो इस टर्म भी पूछा जा सकता है, चाहे जब ये भी बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के टर्म पूछे, या Ka या pK के टर्म में पूछे, तो अम्लीय प्रवृत्ति आ रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका, दो, कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन और HVZ रिएक्शन। ये दो खास रिएक्शन आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कैसे आप पढ़ चुके हैं क्या? हाँ लगता है, तभी तो आप पूछे हैं कि नहीं आ रहा है। इस बार पिछली बार आया था, पिछली बार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं क्या? नहीं किए हैं तो कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलता है। तो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलेशन, वी मतलब विलोम, वी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिनन हिंदी में बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, CO2 का निकलना, किससे निकलना, कार्बोक्सिलिक एसिड से, किसकी उपस्थिति में, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, तो देखिए ये मान लीजिए CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, इसको हीट कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में भाई, NaOH प्लस CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। लाइम मतलब चूना, सोडा मतलब यहां पर यूज किया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा बोला गया है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम। इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से CO और यहां से NaO, ठीक है, लेते हुए मतलब CO2 निकलेगा और बनेगा क्या, CH3H, मतलब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, मीथेन। देखिए CH3, एक H यहाँ का समझाने के लिए ले रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं है ये। यहाँ से CH3 मिल गया, यहाँ से H मिलेगा, एथेन यानी एल्केन बनेगा। अब एल्केन में कुछ भी बन सकता है, जैसा आपने स्टार्ट किया है। यहाँ से CO2, यहाँ से सोडियम, ठीक है, और बनेगा बाय प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, कभी कभी यहाँ H की जगह पर साल्ट ले लेता है, कभी कभी क्या ले लेता है, ये साल्ट ले, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्कोक्साइड नहीं, सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट या अम्ल सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो एल्केन बनता है। इसमें से एक कार्बन, जो पेरेंट आप रिएजेंट यूज करेंगे उनमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, इसलिए कार्बन की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पर जब 2 कार्बन का लेंगे एसिटिक एसिड, तो यहाँ मीथेन बनेगा, 3 कार्बन लेंगे तो एथीन बनेगा, 4 लेंगे तो 3 कार्बन का, 5 लेंगे तो 4 कार्बन का क्या बनेगा, ये एल्केन बनेगा। मतलब एक कार्बन क्या रहेगा, हमेशा कम मिलेगा। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन है। क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट जो CO2 बनेगा वो क्षार से क्रिया करके क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट, अम्ल और क्षार मिलकर सोडियम साल्ट लवण बना लेता है, ठीक है ना। तो याद रहेगा डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, सोडियम बेंजोएट से कभी कभी एरोमेटिक से पूछ लेता है, बनाने को बोल देता है कि बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, तो वो भी याद रखिएगा।
मान लीजिए आपको ये दे दिया है एरोमेटिक में COONA यानी साल्ट दे दिया, और यहाँ पर सोडा लाइम लिख दिया, सोडा लाइम, या पूरा फार्मूला ही लिख देगा NaOH प्लस CaO, तो क्या बनेगा भाई? बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल बनेगा, क्योंकि यहाँ से CO2 निकला है और ये दो Na2, ये O और ये देखिए यहाँ तक, तो CO2 Na2O, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना, याद रहेगा। डिकार्बोक्सिलेट। अगला है HVZ रिएक्शन। नाम से आ गया, जब नाम से आ जाता है तो काम बढ़ जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि ये नाम वाले बहुत क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो HVZ रिएक्शन, हेल होलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, HVZ मैं शॉर्टकट ही बोल लिखूंगा, क्योंकि इसका नाम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और इंग्लिश में तो आपके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है। तो HVZ रिएक्शन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो हैलोजन द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। यानी जो कार्बन क्या रखा है? हाइड्रोजन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा हाइड्रोजन रखा है वो हैलोजन के प्रेजेंस में, हैलोजन के द्वारा किसके प्रेजेंस में? लाल फास्फोरस, यहाँ लिख दीजिए, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? इसमें का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये बीटा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जितने भी रहेंगे हैलोजन द्वारा क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। एक बार में एक होगा, दूसरे बार में दूसरा। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? HVZ, हेल होलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अल्फा प्रतिस्थापी हैलोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसको HVZ रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। तो यदि क्लोरीन लेंगे तो क्लोरो बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमो बनेगा, वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न या डेरिवेटिव। ठीक है ना। अब बात आ गई उसकी उपयोगिता की, जैसे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन का उपयोगिता है, उस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की उपयोगिता क्या है? एस्टरीकरण में। ठीक है ना, एस्टरीकरण में। और फिनॉल वाले चैप्टर में क्या बनाया जाता है? एक फिनॉल पर जब आप एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है भाई? एस्प्रिन। क्या बनता है? एस्प्रिन, जो कि दर्द निवारक, बुखार में, दर्द में, और एक और है यूज, 3 यूज के लिए यूज किया जाता है। तो ये एस्टरीकरण में यूज होता है, और वहाँ फिनॉल से एस्प्रिन बनाने में यूज होता है, और विनेगर जो एस्टिक सिरका है वो आप घर में अचार के रूप में या अचार में डालने के लिए यूज करते हैं, चाउमीन में विनेगर डालते हैं ना, तो इस तरह से इसका उपयोगिता है। तो एस्टरीकरण करने में, डीकार्बोक्सिलेशन करा कर कार्बन की संख्या कम करके एल्केन बनाने में, और ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन में, तो ये इसके क्या हैं? उसके उपयोगिता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप तो पहले ही पढ़ लिए हैं तो कैसे समझ में आएगा? तो वो सब पूरा समझ में आ रहा है, पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना। तो रिवीजन मैंने 40 मिनट में कराने की कोशिश किया। यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप तो समझदार हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन का और कार्बोक्सिलिक का समरी। एल्डिहाइड के जो बनाने की विधियां हैं आज मैं बताया, और नहीं, एल्डिहाइड बनाने की विधि मैंने पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, आप मैं उसको लिंक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं भेजने आ रहा है, तो मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा कि उसमें भी भेज दूं लिंक, और लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं भेज दूंगा कि आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद अगला होगा एमीन का, और उसके बाद होगा बायोमॉलिक्यूल्स का। तो ये 2 चैप्टर बचे हैं। तो समरी कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो शेयर भी कर लीजिएगा, यदि और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं प्रयासरत हूँ, यदि अच्छा लगे तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।